मैं अब चाहता हूँ कि आपको गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा 5 मिनट में करा दूँ, जो लोग देखेंगे, क्योंकि गंगा 2500 किलोमीटर नदी है और हर आदमी मुश्किल से 10 से 20 किलोमीटर जानता है गंगा का। लाइट अच्छी हुई, बहुत अच्छी लाइट हुई। तो यहाँ एक आम के पेड़ के नीचे आसपास हम लोग आके बैठ गए हैं नायगांव में, और यहाँ एक विस्तृत चर्चा चलेगी। आप बताइएगा कि एक साल में आपने क्या भोगा, क्या ऑब्ज़र्व किया। हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चारों ओर का माहौल बिल्कुल एक ऐसे जंगल की तरह है जिसे सूरज की धूप जला रही है। एक तरफ इसकी पीड़ा भी है और दूसरी तरफ एक सुखद संकेत भी है कि थोड़े ही दिनों में बारिश आएगी और ये धरती पूरी हरी हो जाएगी। जो मिट्टी दिख रही है इसमें बहुत सारे बीज छुपे हुए हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो ही वो बारिश आएगी वे सारे बीज दिखने लगेंगे। बिल्कुल मेरी यात्रा भी ऐसे ही पूरी हुई है। जो मैंने जितनी दूरी तक यात्रा की है वहाँ ऐसे ही अभी धूप पसरी हुई है, लेकिन ऐसी ही उम्मीद भी पसरी हुई है कि थोड़े ही दिनों में बारिश होगी, गंगा के संकट से लोग रूबरू होंगे और लोग गंगा को नहीं, इस बात को महसूस करेंगे कि अगर गंगा नहीं बची तो यह देश नहीं बचेगा, अगर गंगा नहीं बची तो यही गांगे इलाका नहीं बचेगा और हमारी भारतीय संस्कृति नहीं बचेगी। नीला जी, लगभग एक साल पहले हम लोगों की मुलाकात हुई थी, जब जो है मैंने आपकी किताब पढ़ी थी, मयंक जी ने दी थी, देश मयंक जी ने, और उसके बाद मैंने आपको फ़ोन किया था, और उसके बाद आपने फेसबुक पर पेज बनाया, मुझे फेसबुक पर गंगा ने बुलाया है, और इस बात को लगभग एक साल हो गए। तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो इन चीज़ों से परिचित नहीं होंगे, तो एक संक्षेप में उसके बारे में बात करें। देखिए, यह बड़ा प्रश्न था मेरे लिए और वो एक तात्कालिकता की उपज थी। उस तात्कालिकता का संबंध वो सिया के राम वाले सीरियल से था कि उन लोगों ने मेरा कंसेप्ट ले लिया और उसके बाद मैं मुकदमा दर्ज करने के लिए गया राइटर एसोसिएशन में। बाद में राइटर एसोसिएशन वालों ने स्टार के दबाव में हमको संगठन से निकाल दिया, एसोसिएशन से। और मैंने जब ये देखा तो लगा कि मुझे एक बार पूरी तरह से अब तो ये नियम को चुनौती देनी पड़ेगी, जो कॉपीराइट एक्ट है उसको चुनौती देनी पड़ेगी। तो फिर वो लड़ाई धीरे धीरे मुझे इतनी बड़ी लगने लगी, तो लगा कि मैं क्यों इस लड़ाई में अपना समय उलझा रहा हूँ। इससे बड़ी लड़ाई, जो अगर मैं गंगा की लड़ाई लड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई इसमें शामिल है। तो वो तात्कालिकता थी कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि मुझे गंगा ने बुलाया है, तो फिर मन में कि जब प्रधानमंत्री वो गंगा बुला सकी तो हमको फेसबुक पर भी बुला सकती है। उसके बाद मित्रों का, दोस्तों का और लोगों का ऐसा सहयोग मिला। 40 लेखकों की यात्रा हमने कलकत्ता से लेकर के गंगोत्री तक की कराई, पूरा संगठन बनाया, पूरा एक स्वरूप बनाया है। और बाद में भले ही वो संगठन को लेकर के बाद में कोई कोषाध्यक्ष बनने के लिए नाराज़ हो गया कोई और किसी, तो फिर मैंने संगठन का विचार ही छोड़ दिया। लेकिन उस तात्कालिकता ने वो तीव्रता पैदा की थी कि जैसे वो शिव के वीर्य से मुर्गन पैदा हो गया था अकेले, वो वैसे ही खट से बहुत सारी चीज़ें पता नहीं कैसे कैसे बन गई। वो तीव्रता थी भीतर की, आवेग था, और उसने एक तरह का कहेंगे कि वो गर्भ काल था, वो इस अभियान का गर्भ काल था। उसी काल में अभियान पुष्ट हुआ, अभियान को एक वैचारिक आधार मिला, अभियान को गंगा की समझ भी हुई। तो एक साल पहले आपने फेसबुक पे घोषणा की थी कि जो है आप अपना जीवन पूरा गंगा को दे देंगे जी। तो उस एक साल में इसको लेके क्या क्या हुआ, क्या कड़वे मीठे तीखे अनुभव हुए, और क्या ये बरकरार है अभी? हाँ, देखिए, बरकरार है अभी, और बरकरार नहीं, ये संकल्प दिनों दिन और दृढ़
और गाढ़ा, और कई बार यह समझ में आने लगा है कि ये निर्णय 2-4 साल पहले मैंने क्यों नहीं लिया। अगर 2-4 साल पहले मैं अगर ये निर्णय लिया होता तो हो सकता था कि अभी हालात गंगा के कुछ और होते। एक तो हमारे समाज में जितने लोग हैं उन लोगों ने एक मनोरंजन की तरह इसे देखा। पहले तो लोगों ने इसे एक मनोरंजन की तरह देखा, जो क्लासिक मनोरंजन होता है कि हाँ एक आदमी जीवन दान कर रहा है, चल करके देखा जाए तो या कि किया जाए, एक उस तरह का वातावरण बना। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि जो तात्कालिकता में लोग शामिल हुए थे उसी तात्कालिकता से लोग अलग भी होते चले गए। कुछ लोगों का ये भी था कि परिवार के साथ करना चाहिए, कुछ लोगों का ये था कि आपने सही किया। लेकिन समाज जैसे दौर में फंस गया है, लोगों के पास अब समय नहीं है, लोगों के पास जगह नहीं है। इस पूरे 1 साल में मैंने महसूस किया है कि यह विवेकानंद का दौर नहीं है, यह भी महसूस किया कि महात्मा गांधी का भी दौर नहीं है, विनोबा का भी दौर नहीं है। ये बहुत ही भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं। ऐसे समय में किसी भी संकल्प का टिके रह पाना बहुत कठिन है, क्योंकि उसकी पोषक शक्तियाँ समाज में विद्यमान नहीं है। व्यास ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा था। व्यास ने कहा था कि जैसी सत्ता हो, जैसा राजा हो, वैसे लोग हो जाते हैं। और आज इस पूरे गांगे इलाके में घूमने के बाद मेरे मन में ये समझ बनी है कि सत्ता के गुण लोगों में आ गए हैं। और सबसे भयानक जगह जो है वो सड़क है। एक ऑटो वाले का चरित्र, एक रिक्शा वाले का चरित्र और एक बड़े आदमी का चरित्र जितना आक्रामक आपको सड़क पर दिखाई देता है, थोड़ी सी दूर किसी गली में आप प्रवेश कर जाएं तो माहौल हल्का होगा, थोड़ा किसी घर में प्रवेश कर जाएं तो माहौल एकदम सहज हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया लगातार बन के सहजता से जटिलता की ओर निकलते सड़क पर आकर के आप चरम पर पहुंच जाते हैं, जहाँ कुछ भी घटित हो सकता है, जहाँ की भाषा अलग है, सड़क पर बोली जाने वाली भाषा भी अलग है। तो ऐसे बदलावों के बीच भी, ऐसी चुनौतियों के बीच भी जो टिकने का आनंद है वह एक अलग आनंद है कि तुम अपनी ये चुनौतियाँ प्रस्तुत करो और मैं उन्हें झेलने के लिए और मजबूत होता जाता हूँ। और गंगा के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ी जाए तो उसकी पहली मांग ये है। तो मुझे याद आता है पिछले साल जब हम लोग शाकुंतल स्टूडियो में मिले थे, हाँ, और आपने 5 सोहर सुनाए थे, हाँ, और आपने कहा था कि ये सोहर लेके आप जाने वाले हैं। तो उन सोहरों का क्या हुआ इन 5 सालों में? नहीं, उन्होंने बड़े काम किए। ये पहली बार आपको मैं ये बताऊं कि मुझे आनंद इसलिए आ रहा है कि मेरी लड़ाई राजनीतिक नहीं है। तमाम जब लोग आते हैं और जब लोग बात करते हैं और लौट करके जाते हैं तो फिर उनका मुंह अजीब सा हो जाता है। उनको यकीन नहीं होता कि ऐसे समय में कोई आदमी गंगा की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके अस्त्र जो हैं वो कविताएं हैं, जिसके अस्त्र अखबार हैं, जिसके अस्त्र किताबें हैं, जिसके अस्त्र गीत हैं, और जो सरकार से कुछ कहता ही नहीं, जो उसको कहना है वो जाकर के लोगों से कहता है। तो लोगों की भाषा, पहले मैं कविताएं लिख करके हार गया, कहानियाँ लिख करके हार गया, संस्मरण लिख करके हार गया। किताब लोग ले लेते थे, पढ़ते नहीं थे। इतनी व्यस्तता लोग है, पैसा दे देते थे और लेकिन उसके पास बात करने का उनके पास समय नहीं था। तो मुझे लगा कि ऐसे समय में अपनी बातों को कहने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम अगर कोई है तो वह संगीत है, क्योंकि दुनिया की सारी कलाएं जहाँ समाप्त होती है वहाँ से संगीत शुरू होता है। तो इसलिए मैंने उन 6 सोहरों को, 8 सोहरों को, 6 सोहर थे, एक खिलौना था और एक गोरख पंथ से मैं एक धुन लाया था, वो था। 8 गीतों को मैंने चंदन तिवारी से गवाया और
वे सोहर और जो पर्चा जो आपके पास है वो पर्चा दो ये ले करके मैं किसी शहर में जाता था और ऐसे ही एक दरी बिछा करके उन गीतों को बजाता था और बैठ करके चुपचाप पर्चे बांटता था बिना कुछ शोर किए और बिना भाषण दिए। और उस पर्चा पढ़ने के बाद उसमें से प्रत्येक दिन कम से कम हमको 5 से 6 लोग मिल जाते थे, अपने आ जाते थे। और जब ये 5 लोग आ जाते थे तो मुझे लगता था कि आज का कोटा मेरा, उनका नाम पता फ़ोन नंबर मैं रख लेता था। और ऐसे 4-5 दिन तक मैं हर किसी शहर में 20-25 लोगों को उन गीतों के माध्यम से खोजता था और उन गीतों ने लगभग हर जिला क्षेत्र में हमको कम से कम 20 से 25 लोग दिए हैं। उन गीतों की सार्थकता ये रही है जो लोग आज भी बरकरार हैं। भाषण के नशे से आए होते तो वापस चले गए होते, गीतों में फंस कर आए हैं, आज तक साथ हैं। तो वो गीत भी थोड़ा गुनगुना दीजिए इस वीडियो के लिए भी। उसमें सबसे जो पॉपुलर हुआ है उसमें 2 सब गीत सबसे पॉपुलर हुए हैं। एक तो हुआ कि जेही कोखी गाँव जमले ओही कोखी सहरिया दू रंगी दुनिया, ओ दू रंगी दुनिया। अरे काहे रचल हो ब्रह्मा जी दू रंगी दुनिया, हो दू रंगी दुनिया। अरे शहर के बसावे खातिर तुरल पहाड़ावा दूरंगी दुनिया, ओ दूरंगी दुनिया। अरे काहे गौआ उजरल दूरंगी दुनिया, हो दूरंगी दुनिया। इस गीत को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और दूसरा गंगा पर एक जो गीत था उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। और गीतों को पसंद करने का आलम ये था कि जो कोई गीत सुनता था वो कहता था कि हमारे मोबाइल में दे दीजिए। मैं अब चाहता हूँ कि आपको गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा 5 मिनट में करा दूँ, जो लोग देखेंगे। क्योंकि गंगा 2500 किलोमीटर नदी है और हर आदमी मुश्किल से 10 से 20 किलोमीटर जानता है गंगा का। और 20 किलोमीटर और 2500 किलोमीटर के बीच जो फासला है उसका फ़ायदा सरकारें उठाती हैं, उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। और पूरे गंगा के हर 5 किलोमीटर पर 10 अपराधी गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। पूरी माप लीजिए, माप में आपको मैं आराम से ले चलता हूँ। और ये बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि गोमुख नहीं रहा, गोमुख गल के गिर गया। गोमुख कथा बन गया। बच्चे पूछेंगे कि हम गोमुख देखना चाहते हैं तो आपके हमारे चेहरे लटक जाएंगे कि हम उन लोगों में से हैं जिनके आंखों के सामने गोमुख गिरा था। अब गंगा गोमुख से नहीं, नंदनवन से निकलती है। वहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। पहली बार गंगा को मनेरी में बांधा जाता है, दूसरी बार गंगा को उत्तरकाशी में बांधा जाता है, तीसरी बार गंगा को टिहरी में बांधा जाता है। और पूरे हिमालय में अगर गंगा को बांधने की बात की जाए, गंगा और उसकी सहायक नदियों को, तो 50 बांध, 50 झील, 50 टनल और 50 बिजली के संयंत्र हैं। अगर आने वाली सरकार के मंसूबे पूरे हो जाते हैं तो यह संख्या 50 से बढ़कर के 200 हो जाएगी। उसके बाद हिमालय का दर्शन पूरा का पूरा, झील दर्शन हो जाएगा, टनल दर्शन हो जाएगा, बिजली के संयंत्रों का दर्शन हो जाएगा। हिमालय में एक बड़ी प्यारी सी जगह हर्षिल, जहाँ राहुल शंकरतैन जाकर रहते थे, मैं भी वहाँ जाकर के रुकता था। वहाँ बारिश नहीं होती थी, फूहियाँ गिरती थी।
आप लगता है कि आप बादलों के बीच चल रहे हैं, कोई एहसास नहीं होगा। ऐसे अगर करेंगे तो हाथ में पूरा का पूरा पानी आ जाएगा। हर्षिल में भारी बारिश होने लगी है, 4 लेन सड़क वहाँ बनाई जा रही है। गंगा का सबसे बड़ा संकट है हिमालय में जल स्रोतों का सूखना। जितना जल हिमालय देता था उसका 30% जल दे रहा है। इतने सारे जल स्रोत विस्फोटों के कारण, सबसे बड़ी चीज़ जितनी झीलें बनाई गई है वो सिर्फ आगे एक दीवार खड़ी कर दी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। पूरे हिमालय में कहीं भी कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है झीलों के लिए। हिमालय कच्ची मिट्टी का पहाड़ है, पानी मिट्टी में समाता है और मिट्टी धीरे धीरे बैठती जा रही है। अगर ये 200 संयंत्र तैयार हो जाएंगे तो हिमालय के सारे जल स्रोत सूख करके अभी जो हैं उसके तिहाई चौथाई रह जाएंगे और पूरा हिमालय बैठकर विंध्याचल हो जाएगा। उस पर बच्चे फुटबॉल खेलने जाएंगे। यह एक भयानक सूचना है। आने वाले समय में जल संकट की जिस तरह की बात हो रही है उसमें हम मूल अपने जल के स्रोत से वंचित हो रहे हैं और जानबूझकर आधुनिकता के नाम पर, विकास के नाम पर अपने को उस स्रोत से वंचित कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समय को भुगतना पड़ेगा। और वर्तमान जो सत्ताएं हैं यह रावण की तरह और कंस की तरह दर्ज की जाएंगी। उसके आगे आप नीचे उतरते हैं, हरिद्वार में 95% जल दिल्ली ले जाया जाता है। जिस हर की पौड़ी पर आप जाकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वह गंगा है ही नहीं, अंग्रेजों के द्वारा बहाई गई नहर है, बनाई गई नहर है। मेरी समझ में नहीं आया कि विष्णु भगवान को गंगा जी पर से उखाड़ करके वहाँ जो है कैसे लोगों ने रिगाड़ दिया। अगर वो अंग्रेजों की बनाई हुई नहर है तो वहाँ विष्णु के पाँव कैसे चले गए? ये काम किया है लोगों ने, ये घात किया है। और वो पानी जिसमें हमारे लोग अपने पुरखों का पिंडदान करते हैं वो दिल्ली के शौचालय में जाकर के बहता है। गंगा अनेरिया गाय की तरह उपेक्षित बहती रहती है और उसके गंगा में अगर आप प्रवेश कर गए तो पानी नहीं दिखता, गंगा में पानी नहीं बहता, ट्रैक्टर और डोजर मशीनें बहती हैं। उधर के बैंक खेती के नाम पर ट्रैक्टर के लिए का लोन देते हैं और उनका काम ढुलाई के लिए होता है। और वहाँ से लेकर के पूरी दूरी तक आपको गंगा के भी पेट में बालू नोचने वाले, रेत नोचने वाले, पत्थर नोचने वाले लगे हुए हैं। पूरी सरकारी मशीनरी। आप पोंटी चड्ढा का नाम आपने सुना होगा, शराब का बहुत बड़ा व्यवसायी था। मुलायम सिंह और मायावती दोनों आपस में एक दूसरे के बड़े कट्टर विरोधी हैं, लेकिन दोनों पोंटी चड्ढा के बड़े प्रिय थे। और पोंटी चड्ढा ने उन्हें और रेत की खोदाई का एक पूरा का पूरा जखीरा उसने देख लिया कि लाखों सालों से यहाँ रेत आकर के पड़ा हुआ है, गंगा ने लाकर रखा हुआ है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर कभी सरकार बंद कर देती है तो लोग अपना घर उजड़वा देते हैं और नीचे की मिट्टी कोड़ करके बेच देते हैं। ये हालत हो गई है हरिद्वार के आसपास। उसके बाद आप और आगे बढ़ते हैं नरोरा में, तो नरोरा से 2 नहरें निकलती हैं। वहाँ से दोनों नहरों को देना है 1100 क्यूसेक पानी, लेकिन उन दोनों नहरों को मिलाकर दिया जाता है 1800 क्यूसेक पानी और गंगा को मिलता है मात्र 140 क्यूसेक। अब ये 140 क्यूसेक के सहारे गंगा वहाँ से चलती है। बरियल सी, दबी, सिकुड़ी। फर्रुखाबाद में जब मैं पार कर रहा था गंगा को तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं और एक बकरी हम लोग साथ पार कर रहे थे गंगा को पैदल, इतना पानी कम था। कन्नौज के पहले आकर के गंगा और सिकुड़ जाती है और वहाँ जो दुर्घटना होती है शायद मैं उसको जीवन में कभी भूल नहीं सकता। एक ओर से राम गंगा आती है, दूसरी ओर से काली नदी आती है और दोनों गंगा के गर्दन पर फांसी के रस्सी की तरह कस जाती है और गंगा वहीं मर जाती है। उसके बाद से ये नाला चलता है। कानपुर में भयानक सहयोग मिलता है उसका नालों का। गंगा के 2 पार्ट में रहने के कारण नाले का जल गंगा जल कहलाता है।
राजनीति के दो पार्ट में रहने के कारण अपराधी नेता कहला रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया आपको जमुना आकर के मिलती है, लेकिन गंगा का क्लेश नहीं धो पाती। बनारस आते आते पुनः 280 और वरुणा दोनों नाला में तब्दील हो गए हैं, और बनारस आते आते गंगा का स्वरूप इतना खराब हो जाता है। कानपुर में कीड़े पड़ रहे हैं, पानी में दिखाई पड़ते हैं कीड़े। कानपुर में चुनौतियां आ रही हैं सत्ता को कि कैसे इन कीड़ों को मुक्त करके पीने लायक पानी बनाया जाए, और वो कीड़े मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और वहाँ से लेकर के कन्नौज से लेकर के और आपको आगे अब गंगा बदबू का अंबार बन जाती है। गंगा से बदबू निकलती है। गंगा के तट पर जो हवाएं आती थी जिनके लिए लोग जाते थे, अब वो जाते हैं तो उन्हें बदबू से भरी हवा मिलती है। और बलिया पहुँचते पहुँचते गंगा इतनी आक्रामक हो जाती है, वो क्योंकि सरजू और अन्य नदियां आकर के धारा में हस्तक्षेप करती है जल लेकर, वो गंगा आगे नहीं बढ़ पाती, वहीं रुकती है और इधर का पूरा मेटल दबता है, धरती के भीतर जाता है और वहाँ पड़े हुए तल की चट्टानों को आर्सेनिक ऑक्साइड में बदलता है, जो झड़ करके पानी के तल में वहाँ गिरता है। और पूरे बलिया और बक्सर के इलाके में आर्सेनिक की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि ऐसे दर्जन भर गांव निकल आए हैं जहां लोग अपने बेटों की या बेटियों की शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उस गांव में आर्सेनिक है। और उसके बाद कल्पना कीजिए कि आपका घर है और आपके घर से जो मेन आपका नाला निकल रहा हो, नाले का मुंह आपने बांध दिया हो। गंगा नाला भी है तमाम, और मुंह बांध दिया उसका ले जाकर के फरक्का में अब से तलातल घाट कहलाता था, तलातल लोक। उस तलातल लोक में आपने ऐसे बांध दिया तो जो गंगा का तल 150 फीट नीचे था, वो आज गंगा का तल 150 फीट ऊपर आ गया है। अब उस भराव का हो रहा है कि वहाँ से लेकर के बनारस तक उसका असर है, और बनारस तक अब गंगा जो है गाद से भर गई है। अगर आज आप गंगा को घूमने के लिए जाएं तो गंगा में आपको कहीं भी 8 से 11 फीट के भीतर पानी से ज़्यादा नहीं मिलेगा पूरी गंगा में। और अगर गंगा की चौड़ाई को आप 8 भाग में बांट दीजिए तो 8वां भाग पानी है और 7 भाग वो गाद बन करके पसर गया है। और आसपास के इलाकों में बाढ़ के दिनों में पानी निकल नहीं पाता और गांव में पानी टिकता है, और बर्बादी बिल्कुल एक अलग तरह से हो रही है। पूरा जनजीवन वहाँ का तबाह हो चुका है। अब ज़रा आप इस बात को सोचिए, 2-3 सवाल मेरे। एक तो इस 8 फुट पानी अगर गंगा में है, अब बंदरगाह कैसे बनवा रहे हैं? 300 करोड़ का, 400 करोड़ का, 500 करोड़ का। आप कलकत्ता से एक जहाज़ चलवाते हैं और जहाज़ के आगे एक खुदाई मशीन चलती है, वो आगे पहले खोदती है फिर पीछे से जहाज़ चलती है। क्या दिखाने के लिए जहाज़ चल रही है कि इसमें जहाज़ चलती है ताकि ये बंदरगाह बनाया जा सके? किसे मूर्ख बना रही है सरकारें? तो ले दे करके गंगा की स्थिति बहुत ही भयावह है। एक लेखक के रूप में भगवान न करे हम लोग कल्पनाशील होते हैं, लेकिन मुझे सरस्वती की याद आ रही है। सरस्वती को लुप्त होने में 400 साल लगे थे, गंगा को लुप्त होने में 50 साल भी नहीं लगेंगे। और ज़मीन के नीचे से पानी का तल जिस तरह से भाग रहा है, गाँव में बिस्लरी की बोतलें पहुँच रही है, मुझे पूरा का पूरा हरिद्वार से ले करके और फरक्का तक का पूरा इलाका बंजर दिखाई दे रहा है। रेत दिखाई दे रही है, धरती बदल रही है, मिट्टी बदल रही है, घास बदल रही है, मछलियाँ बदल रही हैं, और आर्सेनिक जिस तरह से तांडव करने लगा है, ये पूरा इलाका बंजर हो जाएगा। क्योंकि या तो दिल्ली बचेगी या वो इलाका बचेगा। और गंगा को उसका पानी नहीं मिला तो उस इलाके को मरने से कोई नहीं रोक सकता, और यह 50 साल के भीतर होगा। मैं अपनी यात्रा में यह बात कहता हूँ कि मैं मौत की मुनादी करने निकला हूँ, बचना हो तो बच लो। Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil.
Let's make it happen.